हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वणकम एंड सत श्री अकाल। आपका स्वागत है न्यू फाइव स्टडी पर। आज हम लोग आ गए हैं अपने चैनल न्यू फाइव स्टडी पर अपने अगले चैप्टर 2 है, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या नाम है बच्चों? एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट को। देखिए क्या है। उससे पहले हमारा एक मोटिवेशन क्या है बच्चे, कहता है क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि नशा मेहनत की करो। नशा किसकी करनी है बच्चे? अगर नशा तुमको करना ही है तो मेहनत की करो, ताकि अगर कोई बीमारी भी लगती है ना तो वो पक्का सक्सेस वाली ही लगेगी। ठीक है, इसलिए अगर आपको कोई चीज़ का अगर नशा अगर लगता है, ठीक है, जैसे गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, है ना, इन सभी का अगर आपको नशा लगता है, उन सभी से बेहतर है आप अपने मेहनत को ही अपन नशा बनाने की कोशिश करें, ताकि अगर बीमारी भी अगर कोई लगेगा, अगर आपको बीमारी भी कोई लगता है तो वह पक्का उस सक्सेस की ही तरफ होगी। इसलिए हमेशा मेहनत करने से कभी मत कतराइए बच्चों, ठीक है, क्योंकि मेहनत आपकी एक दिन जरूर रंग लाएगी। ठीक है, और ऐसा कभी लगने लगे, नहीं लगता है कि क्या बोलता है बहुत मेहनत कर रहे हैं, उससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं सोचना है। ठीक है, मेहनत करते रहना है निरंतर, एक दिन ना एक दिन जरूर आपकी मेहनत सफल होगी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हमारा ये चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या है चैप्टर का नाम? एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड का मतलब उसे कहते हैं बच्चे जो खट्टा होता है। क्या होता है? जिसका टेस्ट क्या होता है? सॉर होता है, खट्टा होता है। बेस उसे कहते हैं जिसका स्वाद है जो थोड़ा बीटर होता है, कड़वा, है ना, थोड़ा सा कड़वा या फिर चरपराहट टाइप का। ठीक है, और सॉल्ट का मतलब तो आप लोग जानते हैं, नमकीन हो हल्का सा। ठीक है, तो ये मीनिंग्स हो गए। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एसिड क्या होता है। एसिड उसे कहते हैं जो टेस्ट में अपना खट्टा होता है बच्चे, सॉर इन टेस्ट। चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। हाँ, ये बात आपको याद रखने वाली है कि ये क्या करता है ना, कि अभी हम आपको बताएंगे कि लिटमस पेपर क्या होता है, बस आप इसको समझते चलिए। ठीक है, कि ये चेंज कर देता है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में। आप इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं ना, कि एक ट्रिक है जिसका आप याद कर सकते हैं, ABR। क्या ट्रिक है बच्चों? ABR। ABR ट्रिक क्या है कि A से एसिड हो गया, B से ब्लू कलर को किस में चेंज कर देता है? रेड कलर में। ये बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको सीधा याद रखना है ABR। इज दैट क्लियर? वहीं देखिए बेस में क्या होता है कि बेस से है जो बीटर होता है, टेस्ट में है जो थोड़ा चरपराहट होता है, थोड़ा कड़वा होता है। ठीक है, टेस्ट में ऐसा होता है। और ये क्या करता है? रेड को है जो ब्लू में बदल देता है। तो आप इसका ट्रिक याद रख सकते हैं, BRB। याद रख सकते हैं बच्चों, BRB। बी से हो गया बेस, रेड को क्या में बदल देता है? ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, अब देखिए, तो वही कह रहा है कि अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं एसिड का, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3 एंड एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH। ये सब जो बच्चे हैं, ये सब क्या है? एसिड्स हैं। क्या है बच्चों? एसिड है। वही क्या बोलता है? बेस क्या है? बेस तो बीटर होता है टेस्ट में। BRB में क्या बेस है जो रेड को ब्लू में बदल देता है, ब्लू लिटमस में। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं बेस का, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NH4OH। ये सब बेसिस हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब नेचर प्रोवाइड्स द नेचुरलाइजेशन ऑप्शन। ये क्या है नेचुरलाइजेशन? देखिए, नेचुरलाइजेशन का समझने से पहले आप इस बात को समझ लीजिए, ठीक है, कि है क्या नेचुरलाइजेशन। आपने देखा होगा कि अगर एसिड, क्या बोला बच्चे? एसिड प्लस बेस को अगर सेम अमाउंट में मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए? एसिड और बेस को अगर दोनों को अगर सेम अमाउंट में मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए? सेम अमाउंट में अगर मिलाया जाए तो ये न्यूट्रलाइज, तो इससे सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट। नमकीन कुछ ना कुछ चीज बनेगा ही बनेगा। यानी एसिड और बेस को अगर सेम अमाउंट में मिलाते हैं तो ये कुछ ना कुछ सॉल्ट बनेगा ही, नमकीन चीज बनता है। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, जिसमें न्यूट्रल हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो वही बोल रहा है कि नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। क्या क्या है जो नेचर है जो हम लोग को न्यूट्रलाइजेशन देता है? जैसे
नेटल इज अ हर्बेसियस प्लांट। नेटल एक क्या है? नेटल एक हर्बेसियस प्लांट है विच ग्रोज इन द वाइल्ड, जो कहाँ उगता है? जंगलों में उगता है बच्चे। इट्स लीव्स हैव स्टिंग्स हेयर। उसके लीव्स में कैसे होते हैं? स्टिंग्स हेयर होते हैं। देखिए ऐसे इस टाइप का नुकीले हेयर्स होते हैं। विच काउसेस पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली। अगर आप इसको गलती से अचानक से छू देते हैं बच्चे, ठीक है, तो आपको है जो काफ़ी खुजली और पेनफुल होने लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? देख लेते हैं। दिस इज ड्यू टू द मेथेनोइक एसिड सिक्रीट्स बाय देम। जैसे इसके द्वारा है जो मेथेनोइक एसिड निकलते रहता है बच्चे, अगर कोई हैंड है जो इसको अगर टच कर लेता है, ठीक है, तो उसको है जो वो मेथेनोइक एसिड टच कर जाता है और उसको काफ़ी पेनफुल होने लगता है। ए ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया ऑफ द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट। डॉग प्लांट को अगर वहाँ पे अगर जहाँ पे आपको लहर रहा है, जहाँ पे आपको जलन हो रही है, ठीक है, वहाँ पे अगर आपने डॉग प्लांट को अगर रगड़ लिया, ठीक है, विच ऑफन ग्रोज बिसाइड्स नेटल, विच ऑफन ग्रोज नेटल इन द वाइल्ड। और वो डॉग प्लांट आपको कहाँ मिलेगा? यही सब प्लांट के नज़दीक में ही आपको डॉग प्लांट मिल जाएगा। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट? So next time you know what to look out of if you accidentally touch the nettle plant। अगर आप कभी भी अगर जंगल उंगल में अगर मैंने एक्सपीडिशन पे जाते हैं, अगर आपको टच हो जाता है नेटल प्लांट का लीफ से, तो उसके आपको क्या खोजना है बच्चों? डॉग प्लांट खोजना है। उसके अगल बगल में ही, आजू बाजू में ही आपको मिल जाएगा। आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज ऑफ फॉर सच स्टिंग्स? अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तब देखिए कुछ नेचुरल ऑक्यूरिंग एसिड्स हैं, जैसे विनेगर। विनेगर क्या है? विनेगर एक नेचुरल रिसोर्स है बच्चे, ठीक है, एक नेचुरल सोर्स है, ठीक है। जो एसिड विनेगर में क्या पाया जाता है? किस टाइप का एसिड पाया जाता है? एसिडिक एसिड पाया जाता है। विनेगर में क्या पाया जाता है बच्चों? एसिडिक एसिड। ऑरेंज मतलब नींबू, क्या बोलता है, संतरा। ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। ऑरेंज हो या फिर नींबू हो, ठीक है, लेमन हो, उसमें सिट्रिक एसिड ही पाया जाता है। टैमरिंड में बच्चों टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो में बच्चों ऑक्सैलिक एसिड। सोर मिल्क में बच्चों यानी कर्ड में लैक्टिक एसिड। लेमन में बच्चों सिट्रिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लीजिएगा। एंट स्टिंग में एंट वाला स्टिंग में मेथनोइक एसिड, और नेटल स्टिंग में भी मेथनोइक एसिड होता है, ठीक है। आगे बढ़े, इसको आप ट्रिक बाय याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या हो सकता है कि VA आप याद कर सकते हैं, विनेगर को एसिडिक एसिड। OC याद कर सकते हैं, ठीक है, या फिर LOC याद कर सकते हैं, लेमन, ऑरेंज और सिट्रिक एसिड। T से टैमरिन, T से टार्ट्रिक, O याद कर सकते हैं। टोमेटो में क्या अंतिम में O आ रहा है? तो अंतिम में ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटो। सॉर मिल्क का तो सब बच्चे जानते हैं, लैक्टिक एसिड। लेमन का तो बता ही दिए। तो टोमेटो से हो गया ऑक्सैलिक एसिड, O आ रहा है तो ऑक्सैलिक एसिड कह सकते हैं। सॉर मिल्क का तो सबको पता ही होता है कि लैक्टिक एसिड होता है। लेमन का भी बता दिया, LOC आप ट्रिक याद रख सकते हैं। L से लेमन, O से क्या बोलता है, ऑरेंज, सिट्रिक एसिड होता है। एंट में है जो मेथनोइक एसिड होता है, और इसमें है जो एंट स्टिंग में भी मेथनोइक एसिड और नेटल स्टिंग में भी मेथनोइक एसिड। इसका ट्रिक याद क्या कर सकते हैं बच्चे? नाम, या फिर मैन भी याद रख सकते हैं, या नेम भी याद रख सकते हैं। NAM, नेम। N से हो गया नेटल स्टिंग, A से हो गया एंट, और एंट वाला स्टिंग, M से हो गया मेथनोइक एसिड। इज दैट क्लियर बच्चों? ओके। अब देखिए यही सब बातें यहाँ पे लिख रही थी कि विनेगर में है जो VA एसिटिक एसिड, ऑरेंज में LOC, लेमन और ऑरेंज सिट्रिक एसिड। लेमन में भी हो गया टैमरिन से, T से टार्टिक एसिड। टोमेटो O आ रहा है तो ऑक्सैलिक एसिड। सोर मिल्क, ठीक है, यानी कर्ड यानी दही में लैक्टिक एसिड। नेटल स्टिंग एंड एंट स्टिंग में मेथनोइक एसिड अभी बताया था आपको, NAM। नेटल स्टिंग एथनोइक, और एंट वाला, ठीक है, मेथनोइक एसिड होता है। अब देखिए एसिड बेस इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होता है बच्चों? इंडिकेटर क्या होता है? अब जरा से ध्यान से समझिए क्या मैं बोल रहा हूं। इंडिकेटर अगर आप इंडिकेटर को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है सूचक या संकेतक। क्या बोल सकते हैं? सूचक बोलिए या फिर संकेतक बोलिए, इसी को हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। जैसे नहीं होता, अगर आपसे अगर कोई बोलेगा कि अगर कौन सा चीज़ है जो एसिड है, कौन सा चीज़ बेस है, तो अगर आप कैसे बताइएगा? पहले तो टेस्ट करके बताते थे।
एसिड कितना है, कौन एसिड है कौन टेस्ट है। हम तो टेस्ट करके बताते थे बच्चों कि अगर कोई एसिड है अगर खतरनाक हो गया, जैसे H2SO4 जैसा तेजाब वाला एसिड हो गया, अगर हम इसको टच करेंगे तो ये हमको हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। अगर कुछ ऐसे बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर चेक करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे जिह्वा को माने हमारे टंग को बहुत ही हार्म कर सकता है। इसलिए हम सारी चीज़ों को, दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं उसको इंडिकेट है जो चख के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उसके लिए है जो हम लोग इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। किसका इंडिकेटर यूज़ करते हैं बच्चों? बिना टेस्ट किए हम लोग उसका पता कर लेंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, वो इंडिकेटर से पता चलता है। किससे पता चलता है बच्चों? इंडिकेटर से। देखिए, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन हो बच्चों, कोई भी सॉल्यूशन है, अब इसमें पता कैसे करेंगे कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है कौन सा सॉल्यूशन बेस है। अगर मान लिया ये बेस है और ये एसिड है तो पता कैसे करेंगे? तो इंडिकेटर से पता करेंगे। कैसे पता करेंगे बच्चों? इंडिकेटर से। तो उसके लिए है हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन। सबसे पहला इंडिकेटर हम लोग क्या जानते हैं? लिटमस। ये लिटमस है क्या? क्या बोला बच्चों? लिटमस। इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। यह क्या है? नेचुरली ऑक्योरिंग इंडिकेटर है। इट इज पर्पल डे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ लाइकेन। लाइकेन एक क्या बोलता है? फंगस प्लांट है, ठीक है। उसी से है जो पर्पल टाइप का एक पार्ट निकाला जाता है लाइकेन से, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? लिटमस पेपर बनाते हैं। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द, देखिए दिखा ही देता हूं मैं आपको, हाँ, लिटमस पेपर कि कौन सा एसिड है, कौन सा अल्काइली है और कौन सा मैंने लिटमस है। लिटमस अभी क्या बताया था? पर्पल कलर का होता है। क्या होता है बच्चों? पर्पल कलर का। ये लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन। अब ये लाइकेन्स आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। लाइकेन्स क्या होता है? लाइकेन एक टाइप का प्लांट होता है। लाइकेन एक टाइप का क्या होता है? प्लांट होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक दिखा ही देता हूँ आपको, ठीक है। तो लाइकेन समझ में आ गया बच्चों? तो लाइकेन से प्राप्त होने वाला क्या बोलता है? एक क्या बोलता है? पेपर होता है, ठीक है। लाइकेन प्लांट से ही प्राप्त होता है। और अदर एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? रेड कैबेज। रेड कैबेज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। कलर्ड पेटल्स ऑफ पिटूनिया। पिटूनिया मैंने गुड़हल। एंड टर्मरिक पेपर। ये सब भी बच्चों क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल इंडिकेटर हम इनको कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? देखिए कैसे, जैसे ये देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। क्या है बच्चे? ये सब नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि ये लिटमस पेपर एक बहुत बड़ा नेचुरल इंडिकेटर है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि लिटमस पेपर भी एक क्या है? देखिए ये पेपर है लिटमस पेपर, कि ये क्या बोलता है? ये मान लिया एसिड होगा, बेस होगा, कुछ तो होगा, ठीक है। इंडिकेटर्स हैं। तो लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक पेपर, टर्मरिक मैंने हल्दी भी एक है जो नेचुरल इंडिकेटर है, जो क्या करता है कि हल्दी में अगर आप बेस डाल दीजिएगा, क्या डालिएगा? हल्दी में जैसे ही बच्चों अगर आप बेस डालते हैं तो वो लाल हो जाता है, ठीक है। जैसे कभी कभी शादी वादी होता है तो हल्दी कलसा नहीं होता है, तो उसमें हल्दी पड़ जाता है, तो मम्मी है जो साबुन से रगड़ती है, तो साबुन तो क्या बोलता है? बेस होता है। जब रगड़ते हैं उसमें है जो लाल रंग का कलर पड़ जाता है। चाइना रोज मैंने पिटूनिया बोला फ्लावर, या फिर चाइना रोज इसको या हिबिस्कस बोल सकते हैं। इसके भी है जो क्या बोलता है? कलर चेंज होता है, ठीक है। ये सब हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। इज दैट क्लियर? रेड कैबेज भी है, ठीक है। अब देखिए ऑल फैक्ट्री क्या है? देखिए ऑल फैक्ट्री क्या है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है बच्चे? सोज ऑडियोर चेंज इन द एसिडिक और द बेसिक मीडिया, दैट इज द ओनियन एंड क्लोव मने होता है लौंग और ओनियन मतलब होता है प्याज। ये क्या होता है ना बच्चे? ऑल फैक्ट्री का मतलब हो गया स्वाद, क्या बोलता है मैंने? तेलीय पदार्थ यानी कि ऑयली टाइप का। ऑडियोर का मतलब हो गया गंध, ठीक है, स्मेलिंग। यानी जब भी क्या बोलता है उसमें कुछ ना कुछ मैंने कोई चीज़, अगर मान लिया ये बीकर है, ठीक है, और ये भी बीकर है, अगर मान लिया इसमें बेस है और इसमें एसिड है, अगर मैंने इसमें क्लोव डाल दिया या फिर इसमें ओनियन डाल दिया तो कुछ ऐसा टाइप का मतलब स्मेलिंग निकलता है ना, जिससे हम पता कर लेते हैं कि कौन सा बेस है और कौन सा एसिड है, ठीक है। तो इसको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लिटमस पेपर को आइडेंटिफाई करने का एक अच्छा सा तरीका क्या है, कि कौन सा पेपर है जो कैसे कलर चेंज करता है। द लिटमस पेपर टर्न्स रेड व्हेन द डिप्ड इनटू द एसिडिक सॉल्यूशन एंड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू व्हेन द डिप्ड इनटू द अल्काइली सॉल्यूशन। अल्काइली क्या होता है? जब बेस बच्चों जब वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाता है, ऐसा बेस जो वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाता है उसको हम लोग अल्काइली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों?
एल्केलीन, एल्केलीन या फिर एल्काइली सॉल्यूशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताया था, ठीक है। कैसा ट्रिक बताया था बच्चों आपको कि क्या बोलता है, लिटमस पेपर याद रखने का कौन सा तरीका है कि कौन सा एसिड है जो बेस को चेंज करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एसिड क्या करता है, एसिड जो है, देखिए मैंने बताया था कि एसिड ए बी आर, आपको ट्रिक बताया था। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को है जो रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, रेड में कन्वर्ट कर देता है। इज दैट क्लियर? और वहीं बेस अगर बताए थे तो मैंने आपको बताया था बीआरबी ट्रिक। बीआरबी क्या करता है कि बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे क्या बोलता है, एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या बोलता है, कलर चेंज इन एसिड। तो ब्लू लिटमस क्या हो जाता है, ABR रेड में बदल जाता है, अभी मैंने बताया। और बेस में उसका कलर कोई भी चेंजिंग होता ही नहीं है, क्योंकि अब ब्लू लिटमस है तो एसिड में डालिएगा तो क्या होगा, रेड होगा। अब बेस में डालिएगा तो कुछ नहीं होगा। वहीं अगर रेड सॉल्यूशन है, रेड लिटमस है, एसिड में डालिएगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, एसिड में डालिएगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। वहीं अगर बेस में डालिएगा तो ब्लू हो जाएगा। तो आप इसके लिए एक ही ट्रिक याद रखिए, ऊपर वाले के लिए ABR, ऊपर वाले के लिए ABR, यानी कि एसिड है जो ब्लू को रेड में बदल देता है, और नीचे वाले के लिए BRB, क्या याद रख सकते हैं, BRB, बेस है जो रेड को है जो ब्लू में बदल देता है। बाकी कुछ भी काम किसी का भी नहीं है, बाकी किसी में भी कुछ भी डुबाया जाए कोई भी काम नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए आगे, टर्मरिक पेपर क्या करता है कि अगर आप एसिड में डालिएगा तो कुछ भी काम करेगा नहीं, जैसे ही, लेकिन अगर उसको अगर बेस में डालिएगा टर्मरिक पेपर को, तब वो बच्चे रेड हो जाएगा। वही मिथाइल ऑरेंज दो और ये हैं, क्या बोलता है, इंडिकेटर्स हैं। जैसे एक मिथाइल ऑरेंज है, अगर आप उसको एसिड में डालिएगा तो रेड हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा बच्चों, रेड हो जाएगा। और वहीं अगर बेस में डालिएगा तो वो येलो हो जाएगा। अब इसका ट्रिक याद रख सकते हैं, MRY, MRY यानी मिथाइल ऑरेंज, रेड को है एसिड में डालते ही बच्चों रेड हो जाएगा, और क्या बोलता है, बेस में डालते ही येलो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और देखिए फेनोल्फथलीन कौन सा बच्चे, फेनोल्फथलीन ये कलरलेस होता है। फेनोल्फथलीन इंडिकेटर को अगर एसिड में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, वहीं अगर बेस में डालेंगे तो वो पिंक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फेनोल्फथलीन ही इसका नाम है, इसलिए पिंक आ रहा है। तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बच्चे, आगे क्या कहता है, कहता है डिल्यूट क्या होता है, डिल्यूट एसिड। कौन सा एसिड हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिल्यूट एसिड। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डिल्यूट एसिड उसे कहते हैं कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि कम अमाउंट में एसिड हो, कम अमाउंट में एसिड और लार्ज अमाउंट में वाटर हो तो उसको डिल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डिल्यूट। ठीक है, जैसे हम लोग बनाते हैं ना नींबू पानी का शरबत बनाते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि पानी मैंने पानी जो वाटर है ज़्यादा रहता है, नींबू कम रहता है कि नहीं, तो उसको हम लोग डिल्यूट बोल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या हो जाएगा कि अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर रखता है। तब जैसे क्या बोलता है, हमने उल्टा ही कर दिया कि क्या बोलता है, नींबू नींबू ज़्यादा निचोड़ दिया ग्लास में और पानी कम डाला, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। क्लियर? ये तो मैं समझा ही दिया। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। क्या बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज कि अगर एसिड को अगर मेटल के साथ रिएक्शन करवाया जाए, क्या कर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर एसिड को अगर मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाए तो वो सोडियम देगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो बस हमने इतना ही बताया कि अगर बच्चे आपने एसिड को किसके साथ, मेटल के साथ अगर रिएक्शन करवाया, एसिड को अगर मेटल के साथ रिएक्शन करवाया तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट तो मिलेगा ही, क्या मिलेगा, सॉल्ट तो मिलेगा ही, प्लस हाइड्रोजन भी मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए आगे क्या है, कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है,
जैसे HCl क्या है, यहाँ पे एसिड है, और Zn क्या है, एक मेटल है। जब HCl को Zn के साथ रिएक्शन कराया गया तो ZnCl2 बन गया, यानी जिंक क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया। जब HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्शन कराया गया तो क्या बन गया, जिंक नाइट्रेट बन गया और हाइड्रोजन निकल गया। जब H2SO4 को जिंक के साथ रिएक्शन करवाया गया तो जिंक सल्फेट बन गया और H2 है जो हाइड्रोजन बाहर निकल गया। जब एसिटिक एसिड को जब क्या बोलता है, जिंक के साथ रिएक्शन कराया गया तो ये CH3COO का होल 2 Zn बना और प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल गया। इज दैट क्लियर? अब देखिए पॉप टेस्ट क्या है बच्चों। पॉप टेस्ट कैसा टेस्ट? पॉप टेस्ट। When a burning candle is brought near a test tube containing hydrogen gas, it burns with a pop sound. जैसे कह रहा है कि अगर आप क्या बोलता है कैंडल को, किसको, एक बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन निकलता हुआ अगर मान लिया कि क्या बोलता है रिएक्शन कर रहे हैं तो इसमें से तो हाइड्रोजन बाहर निकल ही रहा है, और उसी के सामने मैंने क्या कर दिया ना कि एक कैंडल डाल दिया। क्या कर दिया? एक कैंडल डाल दिया। अब ये कैंडल क्या किया ना कि कैंडल डालते हैं, ये वाला है जो पॉप साउंड निकल रहा है, ये हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल रहा है, जब इससे टकरा रहा है तो कैसा साउंड निकल रहा है? पॉप 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 करके निकल रहा है। इज दैट क्लियर? पॉप साउंड रिलीज कर रहा है। दिस टेस्ट कंडक्टेड फॉर एग्जामिनिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं कि पता करते हैं कि क्या उस सोल्यूशन में मतलब उससे जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इज दैट क्लियर? दिखाते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग एक रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ द जिंक ग्रेन्यूल्स विद अ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग द हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। टेस्टिंग द हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस बबल्स है, ये क्या बोलता है, जिंक ग्रेन्यूल्स है। अब ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है बच्चों? बाहर निकल रहा है। अब इधर से क्या हुआ कि डिलीवरी कर रहा है ट्यूब की तरफ। अब मैंने क्या किया, पानी में डाल दिया, फिर ये गैस है जो बाहर की तरफ निकल रहा है। अब मैंने जब कैंडल डाला तो यहाँ से क्या हो रहा है, ब्रस्ट हो रहा है, और यहाँ पे बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन विद अ पॉप साउंड। कैसे साउंड के साथ वो जल रहा है? पॉप साउंड के साथ वो जलता हुआ प्रतीत होता है। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि अगर बेस को मेटल के साथ अगर रिएक्शन करवा दें, अगर बेस को मेटल के साथ, जैसे अभी क्या किया कि एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराया तो सॉल्ट मिला, हाइड्रोजन बाहर निकला, और वहीं बेस को अगर मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे फिर भी सॉल्ट ही मिलेगा, हाइड्रोजन ही बाहर निकलेगा। इज दैट क्लियर? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो सोडियम जिंकेट बना, सोडियम जिंकेट Na2ZNO2, ठीक है, फिर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया बच्चों। इज दैट क्लियर? अब देखिए आगे और है, नीचे कुछ देख लेते हैं। यानी कि नोट में क्या करना है कि सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। हाँ, ये जो है बेस जो है सारे मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करता। ये बात आपको नोट में याद रखना है कि सारे मेटल है जो बेस के साथ रिएक्शन, सारे मेटल जो है बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो समझा ही दिया आपको। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या है, देखिए क्या है। अब कह रहा है कि एक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट। यानी कि अगर क्या बोलता है, एसिड अगर एक्शन करवाते हैं एसिड को मेटल कार्बोनेट्स के साथ या फिर मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ, तब क्या होता है। जैसे मेटल कार्बोनेट को है जो जब मैं एसिड के साथ कराया, जैसे पहले मेटल कार्बोनेट को उठाया, जब एसिड के साथ कराया तो वो सोल्ट दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, प्लस वाटर निकल गया। क्या क्या दिया बच्चे? मेटल कार्बोनेट को जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, मेटल कार्बोनेट को जब मैं एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या मिला? सॉल्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मिला। इज दैट क्लियर? जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम, जब बच्चे सोडियम कार्बोनेट को जब HCl के साथ यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NaCl प्राप्त हो गया, यानी कि सॉल्ट प्राप्त हो गया, ठीक है, प्लस H2O यानी कि वाटर निकला, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल गया। ये बात आपको एकदम जहन में रखने ही अपना, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। अब कहता है कि मेटल बाइकार्बोनेट क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट को अगर जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बाहर निकलता है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई कब पता चलता है? जब बीच में H लग जाए, हाइड्रोजन बीच में आ जाता है तो उसको बाई लगा के हम लोग बोलते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को है जो HCl यानी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट NaCl तो प्राप्त होता ही है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी हम लोग को प्राप्त हो जाता है। अब देखिए लाइम वाटर का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। लाइम टेस्ट क्या है, हम लोग लाइम टेस्ट को समझते हैं। जैसे लाइम का मतलब होता है चूना, ठीक है। लाइम वाटर टेस्ट ऑन पासिंग CO2 गैस, कौन सा गैस? ऑन पासिंग CO2 गैस इवॉल्व्ड थ्रू लाइम वाटर। ये क्या करता है? वाटर को बनाता है।
जैसे लाइम वाटर का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम CaOH का होल 2 में जब क्या बोलता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जाता है तो वाइट पर्सिपिटेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वाइट पर्सिपिटेट, यानी जो सॉल्यूशन है वो दूधिया हो जाता है, वाइट हो जाता है, ठीक है, दूध कलर का हो जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और वो फिर उसके बाद फिर क्या प्राप्त हो जाता है? वाटर प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक बगल में एक चित्र दिखा रहा है बच्चे, इस फोटो को ध्यान से देखने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे एक महिला है, यानी एक महिला छात्र है, ये क्या कर रही है कि क्या बोलता है, लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये क्या कर रही है, मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड डाल रही है, ठीक है। तो ये देखिए इसका कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। इसका कलर क्या हो गया, देखिए व्हाइट हो गया, ठीक है, व्हाइट हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये पानी है जो क्या हो गया, दूधिया हो गया है, यानी व्हाइट पर्सिपिटेट प्राप्त हो रहा है बच्चे। इज दैट क्लियर? ऑन पासिंग एक्सेस द CO2 द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेसेस। अगर उसमें एक्सेस मात्रा में अगर CO2 अगर प्राप्त कर मैंने डालना स्टार्ट करते चला गया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में है, जो कैल्शियम कार्बोनेट में H2O तो था ही, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O और ज़्यादा CO2 अगर डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या प्राप्त हो जाता है, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, कैल्शियम जो है क्या बोलता है, सोल्यूबल हो जाता है। इज दैट क्लियर? वाटर में। अब देखिए क्या है अगला, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। न्यूट्रलाइजेशन करने का मतलब मैं आपको समझा दूं, एकदम न्यूट्रल हो जाना, ना तो ज़्यादा खट्टा ना तो ज़्यादा तीखा। यानी कि जब बेस को एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए, किसके साथ, जब बेस को बच्चे या एसिड को जब बेस के साथ रिएक्शन कराया जाए तो सॉल्ट प्राप्त होता है और वाटर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सॉल्ट प्राप्त होता है और वाटर प्राप्त होता है। और इस तरह के रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, जैसे एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, बेस है। हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा चीज बेस है, कौन सा चीज एसिड है? अगर OH अगर OH जो है, ऑलमोस्ट OH अगर रहता है किसी भी कंपाउंड के साथ तो हम कहते हैं कि वो बेस है। और कोई भी अगर हाइड्रोजन अगर किसी कंपाउंड के साथ है तो हम प्रोबेबली कह सकते हैं कि वो एसिड है। सारे केसेस में नहीं, लेकिन कुछ केसेस में हम इसको पहचान सकते हैं। तो अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो वो एसिड है, और अगर OH है तो वो बेस है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके क्या बन गया, NaCl यानी सॉल्ट बन गया। और ये क्या बन गया बच्चे, H2O बाहर निकल गया। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसका डेफिनेशन ऊपर लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेसेस व्हेन इफेक्ट ऑफ द बेस इज न्यूलिफाइड बाय द एन एसिड एंड वाइस वर्सा टू गिव एन सॉल्ट एंड वाटर। ये बोल रहा है कि जब क्या बोलता है, सॉल्ट क्या बोलता है, सेम अमाउंट में बेस और सेम अमाउंट में अगर एसिड को लगाते हैं तो सॉल्ट और वाटर निकलता है। अब कहता है रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। जब मेटल ऑक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं बच्चे, तब क्या होता है, जब मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ करवाएंगे तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, CuO, कॉपर ऑक्साइड को जब HCl के साथ, इस एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है, कॉपर क्लोराइड बनता है। कॉपर क्लोराइड बन गया प्लस H2O बाहर निकल गया। नोट में क्या कह रहा है, अपीयरेंस ऑफ द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन CuCl2। यानी कि जब कॉपर क्लोराइड बना तो वो सॉल्यूशन क्या बन गया बच्चे, ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन बन गया। ब्लू ग्रीन कलर का वो सॉल्यूशन बन जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है हल्का सा। वो क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर क्लोराइड के निर्माण के कारण ही बच्चे ऐसा हुआ है, ठीक है। देखिए हम लोग ने पढ़ लिया था कि क्या बोलता है, एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स एंड कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। फिर आगे देखिए क्या है बच्चों, क्या कह रहा है कि लाइम वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है। ऑन पासिंग द CO2 गैस इवॉल्व्ड थ्रू द लाइम वाटर से जब हम लोग क्या बोलता है CO2 गैस को माने डालते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। कैसे बच्चों, जैसे कह रहा है कि लाइम वाटर हमारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं, CaOH का होल 2। जब उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड जब पास होता है, ठीक है, तो वो क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो वाइट प्रेसिपिटेट होता है, जो दूधिया हो जाता है। चूना पानी क्या हो जाता है बच्चों, दूधिया, यानी वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है और उससे H2O भी प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक बच्ची जो है क्या बोलता है, वाटर में ये लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से डाल रही है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त हो रहा है कि नहीं,
ठीक है, क्योंकि ये पानी है जो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। क्लियर। अगर ऑन पासिंग द एक्सेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिएक्शन टेक प्लेसेस, अगर इसमें और ज़्यादा मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो क्या होगा देखिए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को H2O तो था ही यहाँ पे, ये वाला पार्ट को ही यहाँ पे लिख दिया है। और ज़्यादा एक्सेस मात्रा में जब कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो सोल्यूबल इन वाटर, वो पूरी तरह से वो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। कैल्शियम CaHCO3 का होल 2 बनता है। इज दैट क्लियर बच्चों। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बता दिया था कि जब बेस और सॉलिड को जब रिएक्शन करवाते हैं तो वो सॉल्ट बनता है और उसके साथ वाटर भी निकलता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, क्योंकि OH लगभग लगल रहता है तो आप समझ जाइए कि वो बेस है, और जब हाइड्रोजन रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, एसिड है। इज दैट क्लियर बच्चों। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलता है, HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्राप्त होता है। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है, देख लीजिए ध्यान से। कहता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेसेस व्हेन द इफेक्ट ऑफ द बेस इज न्यूलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि बेस है जो एसिड के साथ मिलके, एसिड प्लस बेस मिलके बच्चों सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, और वाटर भी निकलता है। इज दैट क्लियर। अब देखिए रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, जब मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड को मिलाते हैं तब क्या होता है। जैसे देखिए कर रहा है कि मेटल ऑक्साइड, जैसे मेटल ऑक्साइड हो गया, जब एसिड के साथ मिलाते हैं बच्चों, मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ मिलाते हैं तो सॉल्ट प्राप्त होता है प्लस वाटर निकलता है। यानी जैसे मेटल ऑक्साइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO हो गया। कॉपर ऑक्साइड को जब HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। कॉपर क्लोराइड जो है हम लोग को माने ऑब्टेन होता है एंड वाटर निकल जाता है। इज दैट क्लियर। Appearance of a blue green color of the solution base of the formation of the copper chloride, यानी जो भी इससे solution बनता है वो blue green बन जाता है। क्या बनता है, blue और blue green solution हो जाता है। Is that clear? Metallic oxides are said to be the basic oxide because they give salt and water on reacting with एसिड, यानी हम कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, बेसिक होते हैं, तभी तो वो क्या बोलता है, एसिड के साथ जो मिलके सॉल्ट निर्माण कर रहा है। इज दैट क्लियर। अब देखिए सॉल्ट का मतलब NaCl ही हमेशा नहीं होता, ठीक है। सॉल्ट का मतलब नमकीन होना चाहिए, कुछ भी नमकीन हो सकता है। इज दैट क्लियर। अब देखिए कह रहा है, क्या बोल रहा है बच्चे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस, जैसे कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल यानी नॉन मेटल जो भी है उसके ऑक्साइड को जो है बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है। देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड को जब बेस के साथ मिलाएंगे तब भी क्या बोलता है, सॉल्ट ही प्राप्त होगा और वाटर नहीं निकलेगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बच्चे ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है। जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यानी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चे, ठीक है, तो ये क्या प्राप्त होता है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और ये वाला बेस है, ठीक है। जब रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है जो कि एक सॉल्टी होता है। इसका स्वाद क्या होता है बच्चे, सॉल्टी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर निकल जाता है। इज दैट क्लियर। अब देखिए बच्चों क्या है, यही बोल रहा था कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर सेड टू बी एन एसिडिक, यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड को हम लोग कह सकते हैं कि वो एसिडिक होता है। क्या होता है बच्चों, एसिडिक होता है इन बेसिक नेचर बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विद अ बेस दे प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उसको भी हम लोग क्या मान सकते हैं, एसिडिक होता है, तभी तो वो बेस के साथ रिएक्शन करके है जो सॉल्ट और वाटर दे रहा था। इज दैट क्लियर। यानी कह सकते हैं कि ऑल एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है कि जितने भी एसिडिक सॉल्यूशंस होंगे, क्या होंगे बच्चों, जितने भी एसिडिक सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे। इज दैट क्लियर। अब देखिए glowing a bulb of indicate that there is a flow of electricity current through the solution। हम समझ सकते हैं कि क्या बोलता है, अगर मान लिया कि यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, एक बल्ब डाल दिया, और इसमें है जो सॉल्यूशन भरा हुआ जो एसिडिक है, क्या है बच्चे, एसिडिक है,
ठीक है। अब जब मैंने इधर से करंट पास किया, ठीक है, तो इससे है जो करंट पास हो जा रहा है और वो बल्ब है जो क्या हो रहा है, जल जा रहा है, बल्ब है जो जल जा रहा है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि क्या बोलता है, एसिड है जो क्या बोलता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। इज दैट क्लियर? यही यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाने की चेष्टा कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब देखिए क्या है, एसिड बेस विथ वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस को जब वाटर के साथ सॉल्यूशन करेंगे तब क्या होगा, देखिए एसिड, जितने भी एसिड्स हैं प्रोड्यूसेस H प्लस आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी एसिड्स हैं बच्चे वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, H प्लस आयन, प्रेजेंस ऑफ द वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे HCl को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H3O बन जाता है। क्या बन जाता है, H3O प्लस बन जाता है एंड क्लोरीन है जो बाहर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन मिल गया और ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया और क्लोरीन यहाँ पे निकल गया। इज दैट क्लियर? अब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो प्लस और निकल रहा है तो माइनस। O3 प्लस जो है हाइड्रोनियम आयन है। क्या है बच्चे, हाइड्रोनियम आयन है, यानी कि इसमें H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, क्योंकि H प्लस आयन जो है कभी भी अकेला नहीं आ सकता। इट एग्जिस्ट एज H प्लस एक्वा, या तो वो एक्वा के फॉर्मेशन में होगा या फिर H3O प्लस के फॉर्मेशन में होगा, यानी कि हाइड्रोनियम के फॉर्मेशन होगा। यानी कि कभी भी बच्चे हाइड्रोजन जो है अकेला आएगा ही नहीं, अकेला जो बच्चे आएगा ही नहीं। क्लियर? हमेशा या तो एक्वस फॉर्मेशन में होगा या फिर H3O प्लस फॉर्मेशन में होगा। अब देखिए हाइड्रोजन आयन को जब H प्लस को जब H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तभी ये कांड होता है। क्लियर? H3O प्लस बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। इज दैट क्लियर? अगला प्रॉपर्टी देखिए क्या है, बेस प्रोवाइड्स OH प्लस, सॉरी OH माइनस। बेस क्या करता है, OH माइनस करता है, OH माइनस करता है, यानी दे देता है, निकल जाता है आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब H2O के प्रेजेंटेशन में जब उसको रिएक्शन करवाया गया तो सोडियम तो प्राप्त हुआ ही हुआ, प्लस OH भी एक्वस बन के निकल गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब H2 के प्लस में जब हम लोग रिएक्शन कराएं तो पोटेशियम तो प्राप्त हुआ ही हुआ और प्लस OH जो एक्वस बन के निकल गया। इज दैट क्लियर? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्या बोलता है, और जल के साथ रिएक्शन, जल के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तभी ऐसा होगा। याद रखिएगा, जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलता है, H2O के साथ रिएक्शन कराएं तो Mg2 प्लस निकल गया, ठीक है, और OH का दो का फॉर्मेशन बन के निकला। इज दैट क्लियर? तो हम बस इतना ही बात को समझे कि जब भी अगर बेस रहेगा बच्चे तो OH को हम लोग माइनस होता है, और वहीं अगर एसिडिक होता है तो H प्लस आयन रहता है। इज दैट क्लियर? हाइड्रोनियम। अब देखिए आगे अल्काइलीज क्या है, क्या बोल बच्चे बोला है, बोलो जे कस के, अल्काइलीज। एक सेकेंड, हाँ, अल्काइलीज क्या है, अल्काइलीज क्या होता है देखिए ध्यान से। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, यानी दुनिया की सारे बेसिस जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होती हैं, बट एन अल्काइली इज अ बेस दैट डिजॉल्व्स इन अ वाटर, यानी कि एक ऐसा बेस जो, मान लिया इस घड़ा है, घड़ा में क्या है बच्चे, वाटर है, घड़ा में क्या है, वाटर है। अगर बेस क्या बोला, अगर बेस वाटर में अच्छे से सोल्यूबल हो जाए, वाटर में अच्छे से बच्चे अगर सोल्यूबल हो जाए तो इस तरह के वाटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइली। क्या बोलते हैं, अल्काइलीज। इज दैट क्लियर? यानी कि जब वाटर प्लस बेस अब आपस में मिल जाता है, यानी कि बेस प्लस वाटर आपस में मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइलीज बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यानी कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात समझ में याद रखिएगा कि ऑल एल्काइलीज आर बेसिस, यानी ऑल एल्काइली जो है बेसिस होते हैं, लेकिन ऑल बेसिस आर नॉट एल्काइली। जो मैंने ये बात बोला है उसको एकदम जहन में उतार लीजिए, क्योंकि हमेशा पूछता है, ठीक है, कंक्लूजन एंड रीजन में। देखिए कह रहा है कि ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट ऑल एल्काइलीज एंड बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। कॉमन अल्काइलीज आर, हाँ तब ये बात है कि सर अल्काइली कौन कौन सा है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्काइली है बच्चे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक अल्काइली है जो वाटर में सोल्यूबल है। दीज आर द बेसिस दैट कैन बी सोल्यूबल इन वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चे ये भी एक क्या बोलता है, अल्काइली है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH भी एक क्या है, अल्काइली ही है। यानी कि देखिए आप लिखा हो ऑल एल्काइलीज आर बेसिस, यानी सारे एल्काइली बेसिस हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्काइली, परंतु सारा बेसिस जो अल्काइली है ही नहीं, अल्काइली
है ही नहीं। इज दैट क्लियर? अब देखिए प्रीकॉशंस क्या कहता है। प्रीकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग एसिड और बेस विद वाटर। हाँ बच्चों, एक बात जरूर याद रखना कि जब भी क्या बोलता है एसिड को और बेस को जब वाटर के साथ मिलाना ना तो जरा होशियार रहना। कैसे? द एसिड मस्ट always be added to water with a constant strain as a high exothermic reaction। जब बच्चे एसिड को जब वाटर में मिलाते हैं तो स्ट्रिंग्स देता है, मैंने जलने लगता है, एंड हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगता है। क्या प्रोड्यूस करने लगता है? हीट। एक्सोथर्मिक मतलब क्या? बाहर हीट निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडोथर्मिक मतलब हीट देकर रिएक्शन कराना, एक्सोथर्मिक का मतलब ऐसा रिएक्शन कराना जिससे खुद ब खुद हीट निकले। ये बात याद रखना, प्रिकॉशंस रखना कि जब भी एसिड और बेस को कभी वाटर के साथ मिलाना, ठीक है, तो थोड़ा सावधान रहना बच्चों। ठीक है, अब देखिए When an acid or a base mixed with a water, they become dilute। ये क्या बन जाता है? dilute। मैं तुमको आप लोग को समझा दिया था dilute क्या हो। जब सोल्यूट की मात्रा कम और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा तो उसको dilute बोलते हैं। ठीक है, this results in the decrease in the concentration H3O+ and OH पर यूनिट वॉल्यूम इन एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। और क्या होता है जब आपस में मिलाया जाता है तो वो सब है जो आपस में कम होना स्टार्ट हो जाता है। H3O यानी हाइड्रोनियम आयन एंड OH हाइड्रोक्साइड आयन। इज दैट क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? आप एक बार देख लीजिए। देखिए डिल्यूट क्या, डिल्यूट नहीं समझ में आ रहा है? अरे डिल्यूट वही है कि जब सोल्यूट, देखिए हम समझाते हैं, ये बार समझाएं। देखिए डिल्यूट क्या है बच्चों? डिल्यूट क्या होता है? जब सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट जो होता है मोर अमाउंट में होता है, और सोल्यूट जो होता है लेस अमाउंट में होता है। क्या होता है? लेस। जैसे अगर तुम शुगर और वाटर का अगर सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हो, शुगर का और वाटर का, तो देखो यहाँ पे वाटर अधिक मात्रा में रहता है और शुगर कम मात्रा में रहता है। तो जब क्या बोलता है सोल्यूट जो है कम मात्रा में हो यानी लेस अमाउंट में हो, और सॉल्वेंट हो जो अधिक मात्रा में हो, तो उसको डिल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिल्यूट बोलते हैं। और वहीं कॉन्सेंट्रेशन क्या किसे कहते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन उसे कहते हैं बच्चे जिसमें सॉल्वेंट जो है लेस अमाउंट में रहे। किस अमाउंट में रहे? लेस अमाउंट में रहे। और सोल्यूट जो है मोर अमाउंट में रहे। सोल्यूट किस अमाउंट में रहे? मोर अमाउंट में रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा चाशनी देखा होगा। चाशनी में ऐसा होता है, ठीक है, कि चीनी अधिक रहती है और पानी कम रहता है। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, तो बच्चे इतनी बात को बोल रहा था कि क्या बोलता है? व्हेन एन एसिड और बेस मिक्स्ड विद वाटर, अगर आप वाटर के साथ अगर उसको मिला देते हैं, दे बिकम ए डिल्यूट, वो डिल्यूट बन जाता है। ठीक है, दिस रिजल्ट इन द डिक्रीजिंग ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ द H3O+ एंड OH पर यूनिट वॉल्यूम एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। जैसे उसमें मिलाते हैं ना तो वो H3 जो है यानी एसिड वाला फॉर्मेशन थोड़ा घटने लग जाता है और बेस वाला फॉर्मेशन भी थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। हाँ, हम पता कैसे करेंगे बच्चे कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन सा बेस ज़्यादा स्ट्रांग है? क्योंकि सारी चीज़ों को हम लोग चख के तो देख नहीं सकते हैं। क्लियर? चख के देखेंगे तो काम कैसे होगा? अगर H2SO4 का अगर हम चखते हैं तो क्या हो सकता है? H2SO4 को अगर हम चखेंगे तो वो हमारा जीव ही जला देगा, क्योंकि H2SO4 नहीं तेजाब है कि नहीं? तो वो सब के लिए है जो हम लोग पता कैसे करेंगे कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा एसिड बेस, माने कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा बेस स्ट्रांग है। स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय रिस्पेक्टिवली। हाँ, पता कैसे करेंगे कि जो भी
सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन बच्चा अगर H+ आयन ज़्यादा दे रहा है तो वो एसिडिक है, और OH- आयन दे रहा है तो वो बेस है। क्या है, मैं अभी थोड़ा देर पहले बता दिया था आपको। विथ द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर से बच्चों वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द एन एसिड। हम पता कर सकते हैं कि क्या बोलता है एसिड का स्ट्रेंथ कितना है और बेस का स्ट्रेंथ कितना है। इस तरह के नेचुरल यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम लोग बोलते हैं बच्चे पीएच स्केल। कैसा स्केल, एक टाइप का स्केल होता है। ये तुम्हारा स्कूल वाला नटराज वाला स्केल नहीं है, ये पीएच स्केल है। क्या है बच्चा, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पोटेंज इन जर्मन मीन्स पावर। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पावर कितना है, आप इसको याद रखिएगा, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन का पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये फुल फॉर्म है। दिस स्केल मेजर्स फ्रॉम द 0 to 14। ये कहाँ से लेकर बच्चे, 0 से लेकर, कहाँ से लेकर, 0 से लेकर 14 तक रहता है। वेरी अल्काइलिन। हाँ, जब अगर 0 रहता है तो बहुत ही एसिडिक रहता है, और वहीं 14 पे आ जाता है तो वो बहुत ही, यानी इधर का टेंडेंसी बेसिक है और इधर का टेंडेंसी एसिडिक है। इज दैट क्लियर। अब देखिए 7 इज द न्यूट्रल इन वाटर इन न्यूट्रल। और वहीं पर अगर 7 की अगर बात करें तो 7 एक क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल पार्ट है, क्योंकि वाटर भी एक न्यूट्रल है। pH scale is a paper which is used for the measuring pH। pH पेपर एक टाइप का पेपर होता है जिसको जब कोई भी सॉल्यूशन में डालते हैं ना तो उसका कलर चेंज होता है। वेरिएशंस ऑफ pH देखिए कैसे दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए अभी हम आपको बता रहे थे बच्चे, ये NCERT का कॉपी पेस्ट है, यहाँ से देखिए क्या है कि pH स्केल है। ये क्या है, वेरिएशन ऑफ द pH स्केल विद द चेंज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H+ आयन एंड OH आयन। जब भी क्या बोलता है 0 से लेकर क्या बोलता है बच्चे 14 तक है। पीरियोडिक टेबल का सॉरी pH स्केल कहाँ से तक है, 0 से लेकर 14 तक है, बीच में 7 है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे अगर आप इधर 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। 7 से अगर 0 की तरफ बढ़िएगा बच्चे तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी 7 के मुताबिक 0 जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक है, 1 बहुत ज़्यादा है इसके 6 के मुताबिक। क्लियर। और अगर वहीं अगर न्यूट्रल से 7 से अगर इधर की तरफ बढ़ते हैं 14 की तरफ तो बेसिक नेचर इसका इंक्रीज होता है। इज दैट क्लियर। जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बेसिक नेचर कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये सब OH जो है बेसिक है। क्लियर। और यहीं पे देखिए हाइड्रोजन प्लस आयन का यहाँ पे देखिए कितना सा है, यहाँ पे देखिए कितना है। ठीक है, ये चार्ट को आप स्केल को समझ गए होंगे अच्छे से। क्लियर। यानी कि अगर इधर जाते हैं तो डिक्रीजेस ऑफ द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी OH का आयन ज़्यादा बढ़ता है, और इधर जाते हैं तो इंक्रीजेस ऑफ द H+ कॉन्सेंट्रेशन। इज दैट क्लियर। ओके, अब देखिए ये यहाँ पे आपका pH स्केल दिखा रहा है बच्चे, इसको ध्यान से देखने की कोशिश करिए। कर रहा है कि pH स्केल ऑफ द सम कॉमन सब्सटेंसेस सच एज द pH पेपर कलर आर में ओनली रफ गाइड। कलर एक रफ गाइड है, उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए 0 यहाँ पे मोर गया, क्या बोलता है एसिडिक होगा बच्चे, 7 के मुताबिक, 6 के मुताबिक, क्योंकि एसिडिक इधर बढ़ रहा है इधर की तरफ, और वहीं इधर है जो बेसिक नेचर बढ़ रहा है बच्चे। ठीक है, अब देखिए वहीं पर हमारे गैस्ट्रिक जूस होता है जो हमारे पेट में होता है। ये क्या हुआ, जो हमारे पेट में होता है बच्चे वो गैस्ट्रिक जूस, देखिए उसका एक pH मान कर सकते हैं। लेमन जूस का देखिए लगभग 2 होता है, अबाउट 2.2 होता है pH। अब वहीं 7 का देखिए बच्चे प्योर ब्लड का, प्योर वाटर का, प्योर ब्लड का जो है 7.4 है pH वैल्यू। प्योर ब्लड का pH वैल्यू 7.4 है, प्योर वाटर का 7 है। वहीं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10 है, क्योंकि वह एसिड मैंने बेसिक नेचर रखता है। वहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का है जो अबाउट लगभग 14 है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। क्लियर। ये बातें अब यहाँ पे लिखी हुई, इसको ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है कि 0 pH स्केल किसका है बच्चे, डार्क कलर ऑफ pH पेपर, डार्क रेड रहता है जिसका 0 तक रहता है, 0 होता है जिसको डार्क पेपर होता है। नेचुरल सॉल्यूशंस क्या क्या है, हाईली एसिडिक है, वेरी हाई, एंड इसमें हाइड्रोजन क्या आप देख लें। अगर डार्क रेड को देखने की कोशिश करें, किसको देखने की कोशिश करें बच्चों, डार्क रेड को अगर देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो उसमें H+ आयन क्या है, बहुत ज़्यादा है, H+ आयन बहुत ज़्यादा है, और OH आयन क्या है, कम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही एसिडिक है। क्या है बच्चे, हाईली एसिडिक है, कह सकते हैं हम लोग। अब देखिए जिसका pH मान 4 है, जैसे कि ऑरेंज और लेमन भी बोल सकते हैं, येलो जो भी है, ठीक है, इसका pH स्केल जो है 4 है। ठीक है, यानी कि ये हाईली एसिडिक है, क्योंकि देख रहे हैं ना, ये 14 है, ये 0 है, और ये 7 है। इधर आएंगे तो एसिड बनेगा, एसिड इंक्रीज होता है, इधर की तरफ जितना जाएंगे, उधर की तरफ जितना जाएंगे वो
बेस इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? क्लियर। इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईली कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन का है और OH का है जो कम है। अब देखिए जिसका pH वैल्यू 7 है, जैसे ग्रीन हरा वाला चीज़, सॉल्यूशन क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। H+ आयन क्या होता है? इक्वल होता है, और OH आयन भी इक्वल होता है, ठीक है, इसलिए इसे न्यूट्रल बोलते हैं। कौन सा को? ग्रीन को। द 10 ब्रिटिश द को है जो क्या बोलता है, अगर pH 7 होगा तो वो बहुत ही अल्काइली होगा। क्यों? क्योंकि उसमें H+ को आयन जो है बहुत ही कम होता है, वहीं OH का आयन है जो बहुत ज़्यादा होता है। किसमें? ब्लूइश ग्रीन और ब्लू में, हरा नीला हरा सेवल में, जिसका pH वैल्यू 7 है, जैसे डार्क ब्लू और वायलेट, हाईली बेसिक ही होगा। क्यों? क्योंकि वेरी लो एंड वेरी हाई उसका OH होता है। इज दैट क्लियर? हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या बता रहा था मैं बच्चों? बस इतना ही बता रहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स गिव्स राइज टू मोर H+ आयन, यानी जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बच्चे वो H+ आयन ज़्यादा देगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है। वहीं वीक एसिड्स कौन कौन से होते हैं जो कम H+ आयन देता है? वो होते हैं जैसे CH3 COOH, एसिटिक एसिड, NH2CO3, कार्बोनिक एसिड, ये सब है जो वीक एसिड्स हैं। इज दैट क्लियर? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है बच्चे? इन सभी को अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते हुए आप इसको लिख के याद करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है। द स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव राइज टू मोर OH माइनस आयन देता है, यानी हाइड्रोक्साइड का है जो आयन ज़्यादा देता है बच्चों, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस कौन सा है? गिव टू लेस OH आयन, जैसे NH4OH, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो वीक एसिड्स हैं, वीक बेसिस हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए क्या कहता है, the same radical, the similar NaCl and calcium potassium chloride brings a family to the chloride salts। और ये सब जो है क्या बोलता है बच्चे? NaCl हो या फिर क्लोराइड हो, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब भी है जो क्या है? सॉल्ट का एक क्लोराइड सॉल्ट का पार्ट है। इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में pH का क्या इंपॉर्टेंस है उसको ध्यान से देखिए। क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है बच्चे? पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ pH ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा सबसे पहला क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में pH का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसका ये होता है, इंपॉर्टेंस होता है। pH लेवल ऑफ आवर बॉडी रेगुलेट्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। pH बॉडी जो है, pH का जो लेवल है हमारी बॉडी को जो रेगुलेट करता है, ताकि हम अच्छे से डाइजेशन कंप्लीट कर सकें। इन केस ऑफ indigestion, in case of indigestion of our stomach produces acid in a very large quantity, because of which we feel pain and irritations in our stomach। जब डाइजेशन नहीं होता बच्चे, ठीक है, तो हम अपने पेट में दर्द और बहुत ही पेन महसूस करते हैं। अब वी फील पेन एंड इरिटेशन, जब खाना नहीं पचता है, अनपच हो जाता है हम लोग को, अनपचा, ठीक है, तो फील पेन एंड इरिटेशन इन आवर स्टमक, इरिटेशन इन आवर स्टमक। टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन एंटासिड्स आर यूज्ड। अब इस पेन से हम लोग को रिलीफ करने के लिए हम लोग एंटासिड्स का यूज़ करते हैं। दीज एंटासिड्स आर न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड्स, वी गेट रिलीफ। ये एंटासिड क्या होता है? बेस होता है। एंटासिड क्या होता है बच्चे? बेस होता है। क्योंकि हमारे पेट में जो HCl होता है, HCl है जो जैसे ही ज़्यादा प्रोड्यूस मात्रा करने लगता है बच्चे, जिसके कारण हम लोग को पेन और क्या हो रहा है? इरिटेशन होने लगता है, तो तुरंत हम लोग जाके दुकान से एंटासिड्स खा लेते हैं, जो एक बेस होता है। बेस हमें क्या करता है? रिलीफ देता है। ठीक है, क्योंकि बेस और एसिड मिलकर जो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है। pH ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन करने का मतलब एसिड, जो भी रेनी वर्षा होगा बच्चे, मैंने जो भी बारिश होगी वो एसिड की तरह मैंने खट्टा होता है। कैसे? When pH of rain water is less than 5.6 is called the acid rain, यानी कि जब भी बच्चों एसिड क्या बोलता है, pH वैल्यू जो है, अगर रेन वाटर का 5.6 हो जाए, 5.6 से कम हो जाए 5.6 से अगर कम हो जाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं।
when this acid rain flows into rivers these also get acidic, ये भी क्या हो जाते हैं बच्चे, एसिडिक हो जाते हैं, क्योंकि जब ये एसिड रेन क्या बोलता है रिवर में पड़ता है तब भी ये रिवर भी क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, विच काउजेस अ थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, जो बुरा नतीजा महसूस माने बुरा नतीजा उसको पड़ता है किस पे, एक्वेटिक लाइफ्स पे। अब एसिड रेन क्या बोलता है, रेन एसिड रेन जो है पानी में मिल जाएगा रिवर में, तो उसमें भी तो क्रिएचर्स हैं, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ को वो काफ़ी अफेक्ट करता है। पीएच ऑफ अ सॉइल, पीएच ऑफ सॉइल क्या होता है, प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, प्लांट को अगर ग्रोथ करना है तो एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू चाहता है ताकि वो हेल्दी ग्रोथ कर सके। इफ पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉइल any particular places is less or more than the normal growth of farmers add suitable fertilizers to it। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि सॉइल का पीएच वैल्यू कभी कम गया, कभी मोर हो गया, ज़्यादा हो गया, तो फार्मर्स क्या करते हैं बच्चे कि उसमें सुटेबल फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि उसका पीएच वैल्यू मेंटेन हो सके। इज दैट क्लियर? ओके। अब क्या करता है, our body function between the range of 7 to 7.8 living organism can survive only in the narrow range of the pH range। यानी कि हमारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम हो या फिर कोई भी बॉडी हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका लगभग 7.0 से लेकर 7.8 तक ही वो pH रेंज को सर्वाइव कर सकता है, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? टूथ डिके एंड पीएच, जैसे क्या बोलता है, दांतों में खोदड़ हो जाना या फिर दांतों का खराब होना, वो भी पीएच के कारण अफेक्ट होता है। कैसे? बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ। हमारे माउथ में जब हम लोग खाना वाना खाते हैं बच्चे तो शुगर होता है। शुगर क्या मतलब, जो रोटी सब्जी चावल ये सब खाते समय कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, शुगर होता ही है बच्चे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में ही शुगर बोलते हैं जिससे एनर्जी मिलता है, ठीक है। फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ, जो माउथ में रह जाता है। खाना खाते तो ऐसा थोड़ी कि पूरा मुंह में जो साफ हो जाता है, खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं क्या आप लोग, नहीं ना, तो बस वही रहता है। यूजिंग टूथपेस्ट विच इज जनरली बेसिक कैन न्यूट्रलाइज द एसिड्स एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। अब जो हम लोग क्या बोलता है ये करते हैं ना, टूथब्रश करते हैं, मैंने जो कोलगेट से दांत साफ करते हैं, वो भी तो जनरली एक बेसिक फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? बेसिक फॉर्मेशन होता है, जो हमारे मुंह में जो एसिड्स जम जाते हैं, ठीक है, उसको है जो न्यूट्रलाइज करके हमारे दांत को बचा लेता है। क्लियर? बी स्टिंग्स एंड नेटल स्टिंग्स कंटेन, देखो बी स्टिंग्स हो जैसे आप मधुमक्खी ने तुमको डस लिया हो, ठीक है, मधुमक्खी ने तुमको काट लिया हो, या फिर नेटल स्टिंग्स हो जो पत्ता आपको सड़ गया हो। कंटेन्स द मैथनोइक एसिड, क्या कंटेन करता है बच्चे? मैथनोइक एसिड कंटेन करता है, विच काउसेस पेन, जो बहुत ही पेन देता है, एंड इरिटेशन, जलन महसूस करता है। व्हेन वी यूज अ वीक बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन इट टू गेट रिलीफ। अगर आपको क्या बोलता है मधुमक्खी काट ले, स्टिंग्स ये डस ले, ठीक है, तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके आप जो उससे रिलीफ पा सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिए बच्चों क्या है, नेचुरल सॉल्ट क्या होता है? नेचुरल सॉल्ट यानी कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला के, बच्चा ध्यान से समझना बच्चा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला के बच्चे पीएच वैल्यू जिसका 7 हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल सॉल्ट बोलते हैं। नेचुरल सॉल्ट का पीएच वैल्यू कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। नेचुरल सॉल्ट का पीएच वैल्यू कितना हो जाना चाहिए? 7 होने जाना चाहिए। और वो कब होगा? स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जो मिलाएगा तभी नेचुरल सॉल्ट है जो प्राप्त होता है। नेचुरल सॉल्ट कौन कौन सा होता है? कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड, ये सब नेचुरल सॉल्ट्स हैं। एसिडिक सॉल्ट्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेसिड एंड वीक बेस। अब सॉल्ट ही है जो एसिडिक होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बच्चे, एसिड कैसा होगा वहां पे? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब एसिड जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए, वीक बेस हो जाए, तो एसिडिक सॉल्ट प्राप्त होता है। इसका पीएच वैल्यू जो है 7 लेस देन होता है, यानी 7 से कम होगा। जैसे अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, ये सब जो है एसिडिक सॉल्ट्स हैं। अब कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो बेसिक सॉल्ट्स होते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलता है। इसका पीएच वैल्यू मोर देन 7 होता है। मोर देन कितना होता है बच्चा? मोर देन 7 होता है। इज दैट क्लियर? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CH3COONA हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये सब डाटा आप एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है।
अब देखिए बच्चे, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से हम लोग केमिकल्स कैसे निकाल सकते हैं? जैसे देखिए कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड द कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, यूज्ड इन आवर फूड, जो हमारे अपने फूड में खाते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सी वाटर। ये कहाँ से निकलता है बच्चा? ये हमारा सी वाटर से निकलता है। रॉक सॉल्ट इज ब्राउन कलर्ड लार्ज क्रिस्टल्स, दिस इज मिनरल लाइक कोल। ये लगभग कोल के जैसा होता है, जैसे होता है ना संधा नमक, रॉक सोल्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। वो उसका कलर कैसा ब्राउनिश टाइप का होता है, अब वो है जो मिनरल लाइक होता है, वो जमीन के नीचे से ही निकलता है रॉक सोल्ट से। जो क्लियर? क्या हो गया? इज दैट क्लियर? अब देखिए क्या कह रहा है बच्चों, ओके देखिए क्या बोल रहा है। कॉमन सॉल्ट इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मैनी मटेरियल्स ऑन ऑफ आवर डेली यूज सच एज। जैसे अगर हमको कॉमन सॉल्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे डेली यूज के लिए। कैसे? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया और ब्लीचिंग पाउडर हो गया। इन सभी के यूज में हम लोग कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए कैसे बनता है बच्चों बनता कैसे, ध्यान से देखिए। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है हमको, जैसे ये वाला बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे? प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ द कॉल्ड द क्लोरो अल्काइली मेथड। क्या, कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं? क्लोरो अल्काइली मेथड। बिकॉज वी गेट क्लोरीन एंड बेस इन इट, क्योंकि हम इसमें क्लोरीन और बेस प्राप्त करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को जब H2O के साथ रिएक्शन कराया जाता है, सोडियम जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और क्लोरीन निकल गया प्लस हाइड्रोजन निकल जाता है। क्लियर? इसलिए इसको क्लोरो एल्काइली मेथड से भी हम लोग क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और ये किससे बन रहा है? कॉमन सॉल्ट से ही बन रहा है। तो कॉमन सॉल्ट से देखिए, कॉमन सॉल्ट से हम लोग, जैसे कॉमन सॉल्ट क्या है? NaCl से है जो क्या बोलता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे कैथोड पर देखिए, एनोड पर, ठीक है। कैथोड पर क्या होता है? H2 जो है यूज्ड इन द फ्यूल एज द फर्टिलाइजर। कैथोड पर है जो हाइड्रोजन उस पर जाके जम जाता है, और वहीं एनोड पर है जो क्लोरीन आके जम जाता है। वाटर ट्रीटमेंट PVC, और इसका यूज किस में किया जाता है बच्चे? PVC CFC में है जो, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वाले और पेस्टिसाइड्स में इसको बनाने में यूज करता है। कैथोड्स पर जो हाइड्रोजन यूज होता है उसको फ्यूल में यूज कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स में, और जो क्लोरीन एनोड पर जम जाता है उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं बच्चों? PVC और किसमें? CFC और पेस्टिसाइड्स बनाने में। और NaOH है जो सोप, NaOH जो बनता है, ठीक है, वो है जो कॉमन सॉल्ट से ही NaOH बना ना। जैसे देखिए यहाँ पे जो जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किए तो हाइड्रोजन तो बना था, हाइड्रोजन फ्यूल्स और फर्टिलाइजर्स में यूज कर लिए। क्लोरीन का बच्चा हम लोगों ने कहाँ यूज कर लिया? क्लोरीन का है जो कम हम लोग कर लिए PVC पाइप बनाने में, CFC और पेस्टिसाइड्स बनाने में। और NaOH का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? NaOH का इस्तेमाल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल सोप बनाने में हो, डिटर्जेंट बनाने में हो, डिटर्जेंट मेकिंग एंड सोप मेकिंग एंड पेपर एंड फाइबर मेकिंग, इस सब में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। अब इन सभी का जो हाइड्रोजन और क्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? HCl के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज्ड इन द इंडस्ट्री एंड मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स, ये सब में है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री में हो, मेडिसिन में हो, कॉस्मेटिक्स यानी सुंदरता वाली चीज़ों, जितना भी क्रीम पाउडर होता है वो सब बनाने में हम लोग HCl का इस्तेमाल करते हैं। और NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल है जो ब्लीचिंग पाउडर में, हाउस होल्ड्स में एंड ब्लीचिंग फैब्रिक्स में बनाने में यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर क्या है बच्चे, एक बच्चा बोल रहा था कि सर ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही आसान है बनाना। प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले आइए बच्चा, कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, उसमें क्लोरीन मिला दीजिए, तो कैल्शियम है जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से, पावर लिखा हुआ यहाँ पे पाउडर है, ठीक है, पाउडर के नाम से हम लोग जानते हैं, प्लस H2 निकल जाता है। यूजेस इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में, लॉन्ड्री में, मैंने कपड़ों वपड़ों को धोने में, ठीक है, यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट के रूप में उसको यूज किया जाता है। ये बेकिंग सोडा का है बच्चा, जो हम लोग है जो खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा को ही हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं। ठीक है, देखिए सारा का फॉर्मूला याद करते चलिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH है, ठीक है, कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जो है CaOCl2 है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बेकिंग सोडा का जो बच्चा है क्या है सूत्र? आ गया बेकिंग सोडा यहाँ पे ये, ठीक है।
ये बताते हैं आपको कैसे बनता है। बेकिंग सोडा कॉमन सोल्ट, कॉमन नेम है जो बेकिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका ओरिजिनल नाम है बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। CO3 रहता है तो हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं, हाइड्रोजन है, सोडियम है। द प्रिपरेशन, सोडियम क्लोराइड को बच्चा H2O के साथ है जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंटेशन में अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाइए। तो सोडियम है जो क्या बोलता है, क्लोरीन जो है अमोनिया के साथ रिएक्शन बना करके क्या बना लिया, अमोनियम क्लोराइड बना लिया, प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि क्या बोलता है बेकिंग सोडा यहाँ पे भी बन रहा है। क्लियर। ऑन हीटिंग ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तब क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। CO2 प्रोड्यूस्ड काउसेस दो टफ होना चाहिए, टफ टू राइज एंड मेक केक्स एंड पेस्ट्रीज स्पॉन्जी। इन सभी का है जो यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है, केक्स बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में जो CO2 होता है उसका यूज़ कर लेते हैं। क्लियर। अब देखिए बेकिंग सोडा, अरे तो बता ही दिए ना अभी, ठीक है, यहाँ तक बता दिए थे, अभी ये वाला बता दिए, ये बता चुके हैं। द काउज केक्स बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में है जो क्या बोलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मदद करता है क्योंकि ये फूल जाता है। यूजेस क्या है, इन हाउस होल्ड्स इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटासिड्स एंड मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर। क्लियर। ऑन हीटिंग बेकिंग पाउडर प्रोड्यूसेस, यही वाला बात लिखा हुआ है कि जब हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब H+ के साथ हीट करते हैं तो सोडियम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स प्राप्त होता है। इज दैट क्लियर। वॉशिंग सोडा क्या है बच्चे, वॉशिंग सोडा का मतलब धोवन सोडा। धोवन सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट जो हमारा पीछे बना था, बेकिंग सोडा बनाते के दौरान है जो सोडियम कार्बोनेट बना था, तो सोडियम कार्बोनेट में ज़्यादा नहीं, बस H2O 10H2O डालते हैं और हीट करते हैं तब कैल्शियम तो बनता है बच्चे सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ये याद रखना, 10 याद रखना बच्चे, क्योंकि 10 पूछता है कि क्या बोलता है वॉशिंग सोडा में जो क्या बोलता है वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स यूज्ड हैं, ठीक है, तो 10 मॉलिक्यूल्स यूज रहते हैं सोडियम कार्बोनेट्स में। क्लियर। यूजेस क्या है, सारा बच्चा जानता है कि वॉशिंग सोडा डिटर्जेंट का क्या यूज होता है, तब यूज्ड इन ग्लास, सोप, ग्लास बनाने में, वॉशिंग सोडा का ग्लास बनाने में भी यूज होता है, ग्लास, गिलास, ठीक है, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में, क्लीनिंग एजेंट्स फॉर द डोमेस्टिक पर्पस में, ठीक है, माने कि साफ़ सफाइयत करने में, घर को साफ़ सफाइयत करने में हम लोग क्या बोलता है वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। रिमूवल ऑफ द हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के रिमूवल करते हैं, वाटर में हार्डनेस आ जाता है बच्चे, ठीक है, उसी को रिमूव करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ द बोरेक्स, बोरेक्स को मैन्युफैक्चर करने में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बोरेक्स एक टाइप का एलिमेंट है, ठीक है। कह रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या, क्रिस्टल बना देना वाटर को। फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द वन फार्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट, ठीक है, उसको मैंने वाटर को क्रिस्टल के रूप में बदलना ही हमारा क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर्स, वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, एंड फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CaSO4 5H2O। याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट के साथ जो 5H2O लगता है, कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चे, और इसमें जो है 10 के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर। जिप्सम, जिप्सम ऑल्सो कंटेन्स द वाटर क्रिस्टल, जिप्सम भी जो है वाटर क्रिस्टल कंटेन करता है। जिप्सम का फॉर्मूला याद कर लीजिए, कैल्शियम का सल्फेट प्लस 2H2O, यानी कि जिप्सम में 2 क्या बोलता है वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑन हीटिंग द जिप्सम 373 केल्विन, बिकॉज ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट तो रहता ही है जिप्सम में ही, और उसमें से हाफ हो जाता है, 2 है ना, उसमें से 1.5 निकल जाता है वाटर और हाफ H2O बच जाता है, इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यानी कि जिप्सम से ही हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, में बताते हैं, जो हाथ नहीं टूट जाता है तो हाथ में प्लास्टर लगाते हैं बच्चे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहता है। क्लियर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड एज अ प्लास्टर फॉर फ्रैक्चुअल बोन्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज होता है, प्लास्टर करने के लिए, जहाँ पे बोन्स से जो टूट जाता है ना, तो हम लोग वहाँ पे प्लास्टर करवा देते हैं, ठीक है, प्लास्टर कर देता है। व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्सड विथ वाटर,
जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को बच्चा अगर तुमने वाटर के साथ मिक्स कर दिया तो ये फिर से जिप्सम बन जाएगा। जैसे CaSO4 हाफ H2O है, ठीक है, वहीं अगर 1.5 H2O और डाल दिया तो 1.5 और इसको मिला के दूनी बन जाएगा, जिप्सम नहीं बन जाएगा। यूज ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस मेकिंग टॉयज। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कहाँ होता है बच्चे? टॉयज बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल को बनाने में, स्मूथ सरफेस बनाने में, ठीक है, और हड्डियों को जोड़ने में। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया हो तो बोलिए बच्चों, ठीक है। मेरे हिसाब से लगता है खत्म हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने है जो बच्चों एसिड और बेस चैप्टर को खत्म कर लिया। अगर कोई डाउट होता है तो